जीएस स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ताजिब हुसैन एक नए वीडियो के साथ पुनः आप लोगों के पास उपस्थित हूँ। आज हम लोग पांचवा प्रैक्टिस सेट बनाएंगे जिसमें कुल 100 प्रश्नों को हल करेंगे। जिन्होंने हमारे जीएस स्मार्ट क्लास चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चलिए फटाफट अंदाज में हम लोग कुल 100 प्रश्नों को हल करेंगे और जहां पर ज़रूरत होगी उसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा शक संवत। किस पर आधारित है? शक संवत। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? याद रखिएगा, शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। किसने की थी? और कनिष्क ने की थी। और यह संवत कब प्रारंभ हुआ था? 78 एडी में। 78 एडी में कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। इसी पर भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कथक भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कथक। इसका सही जवाब होगा बिल्कुल उत्तर भारत। कथक जो है वह उत्तर भारत का क्षेत्र का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न संख्या 3 है, विश्व में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नंबर सी, शाह खालिद हवाई अड्डा जो रियाद में है। शाह खालिद हवाई अड्डा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रश्न संख्या 4, इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल की राजधानी कहाँ है? इसका सही जवाब होगा जेरूसलम में है। कहाँ है? जेरूसलम में। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? इसका सही जवाब होगा बिल्कुल ड्यूस मार्क। क्या होगा? ड्यूस मार्क। जर्मनी की सरकारी मुद्रा ड्यूस मार्क कहलाती है। छठा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधि किसमें होता है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने सदस्य होते हैं सभी राष्ट्रों का प्रतिनिधि किसमें होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? महासभा। क्या होगा? महासभा में संयुक्त राष्ट्र के संघ के सभी सदस्यों के सदस्य शामिल होते हैं। सातवां प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। आप याद रखिएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसकी आंदोलन की शुरुआत 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा मुख्यालय ढाका में। कहाँ है? ढाका में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया था उसका नाम बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू, सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो हिंदी में भाषण दिए थे। किसमें? यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली जो है वह स्विट्जरलैंड के विधानमंडल को कहते हैं। कांग्रेस कहाँ के कहते हैं? तो याद रखिएगा, कांग्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया यानी यूएसए हो गया, और ब्राज़ील हो गया। ब्राज़ील का भी विधानसभा को कांग्रेस ही कहते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील याद रखिएगा। कांग्रेस हो गया। डायट कहाँ है? जापान का है। डायट कहाँ का है? जापान का है। पंचायत यानी कि ये राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं नेपाल को। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल को। फेडरल असेंबली आपका हो गया स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका पेरेस्ट्रोइका किसने आरंभ किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बिल्कुल सी नंबर, मिखाइल गोर्बाचोव ने। किसने? मिखाइल गोर्बाचोव ने।
अगला प्रश्न है 11 नंबर का, भारत में निवास ग्रहण करने से पूर्व मदर टेरेसा कहाँ की नागरिक थी? मदर टेरेसा कहाँ की नागरिक थी? इसका सही जवाब क्या होगा? अल्बानिया। कहाँ की थी? अल्बानिया की। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। कब दिया गया था? 1979 में दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया था। इन्होंने एक चैरिटी की स्थापना किया था जिसका नाम मिशनरीज ऑफ चैरिटी। क्या नाम था? मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने की थी। यह अल्बानिया की रहने वाली महिला थी, बाद में भारत की नागरिकता ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है? टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है। इसका सही जवाब होगा नाग। क्या होगा? नाग एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है। 13वां प्रश्न, अहमदाबाद स्थित अभय घाट किसका समाधि स्थल है? अभय घाट में किसका समाधि स्थल है? इसका सही जवाब होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल जो है वह अभय घाट के नाम से जाना जाता है। अभय घाट समाधि स्थल है। और मोरारजी देसाई विश्व के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अमजद अली खां। अमजद अली खां किस विधा से संबंधित हैं? अमजद अली खां, इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा सरोद। क्या है? सरोद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा चीन। भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है। 16वां प्रश्न देखते हैं, फिल्म बेंडिट बेंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? इसका सही जवाब होगा बिल्कुल सीमा विश्वास। किसने निभाई थी? सीमा विश्वास ने। आगे बढ़ते हैं, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका सही जवाब होगा सांडों की लड़ाई। सांडों की लड़ाई जो है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब क्या होगा? गुरनार्ड मिडल। गुरनार्ड मिडल जो हैं वह एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर का प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। 20 नंबर का प्रश्न है, हर्षचरित हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन हैं? हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब होगा वानभट्ट। वानभट्ट की रचना हर्षचरितम, यानी हर्षचरितम किसकी रचना है? वानभट्ट की रचना है। अगला प्रश्न, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? शाहनामा शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा अलबरूनी। अलबरूनी के पुस्तक का नाम शाहनामा है। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल चीनी यात्री फाहियान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो फाहियान भारत आया था, तो फाहियान के बारे में याद रखिएगा। फाहियान द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? फू को की। याद रखिएगा, इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है फू को की। फू को की पुस्तक का नाम जो है वह फाहियान द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, जिसमें गुप्त काल के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन पर चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल हर्षवर्धन। हर्षवर्धन याद करने का ट्रिक थोड़ा सा याद रखिए, ह से हुएनसांग होता है और ह से हर्षवर्धन होता है, इसलिए हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था और
चीनी यात्री जो फाहियान थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। हुएनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? तो याद रखिए, हुएनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था सी यू की। क्या था? सी यू की। हुएनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था। कहता है हर्षवर्धन को प्रसिद्धि दिलाने में हुएनसांग की बहुत बड़ी भूमिका थी। यह भारत कब आया था हुएनसांग? भारत 629 एडी में आया था। 1929 एडी में यह भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1469। 1469 में तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी, जगह का नाम है तलवंडी, याद रखिएगा। और ये सिखों के प्रथम गुरु थे। सिखों के प्रथम गुरु थे। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। इसके अनुयायी सिख कहलाए थे। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, स्वराज पार्टी की संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब होगा मोतीलाल नेहरू। 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, सी आर दास ने मिलकर के इलाहाबाद में, कहां पर? याद रखिएगा, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना ईस्वी भी याद रखिएगा 1923, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर इलाहाबाद में की थी। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका सही जवाब होगा 1916। कब किए? 1916। 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया था? बिहार को बंगाल से अलग करके। इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल 1912 ईस्वी। 1912 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग करके एक अलग प्रांत बनाया गया और आगे चलकर 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। अगला प्रश्न है, नालंदा महाविहार नालंदा महाविहार का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? नालंदा महाविहार का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? गुप्त काल। शासक का नाम क्या था? कुमारगुप्त। याद रखिएगा, गुप्त काल के शासक कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा महाविहार की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, भारत की संसद में कौन शामिल है? भारत की संसद में कौन शामिल है? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आपको मालूम है राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं, इसलिए भारत की संसद बिना राष्ट्रपति से नहीं हो सकती है। इसलिए भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और राष्ट्रपति भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका सही जवाब होगा बिल्कुल सी नंबर, संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में, कितना में? 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है। अगर किसी विधेयक को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में अनबन हो जाती है, पारित नहीं होता है, तब राष्ट्रपति के कहने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 के तहत, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दो अधिवेशनों के मध्य अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर हो सकता है? दो अधिवेशन के बीच कितने दिन का अंतर हो सकता है? बिल्कुल 6 माह, यानी 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो हैं भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। अनुच्छेद किसमें कहा गया है? 53 में कहा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और खानों में ऐसे बच्चे को रोजगार देना वर्जित किया गया है जिनकी आयु निम्न वर्ष से कम है। यानी कितने वर्ष से कम के बच्चों को कारखाना में नियोजित नहीं किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा बिल्कुल 14 वर्ष। कितना हो जाएगा? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की ही अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन कौन करता है? अगर राष्ट्रपति भी अनुपस्थित है और उपराष्ट्रपति भी, तो वैसी स्थिति में निष्पादन कौन करेगा राष्ट्रपति पद के लिए? इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश तब भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगे। भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो जाकिर हुसैन की मृत्यु, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति जो थे बीबी गिरी राष्ट्रपति बने, लेकिन बीबी गिरी को चुनाव लड़ना था राष्ट्रपति का, तो उन्होंने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया। तब जाके मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो याद रखिएगा, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित हुए थे जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद और बीबी गिरी के त्यागपत्र देने के बाद। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष ही तय करते हैं कि कौन विधेयक धन विधेयक है, कौन नहीं। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं अभी वर्तमान में? तो ऑप्शन में तो यहाँ पर कोई सही नहीं है। इसका सही जवाब होगा, अभी वर्तमान में 31 न्यायाधीश हैं, जिसमें 3 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश हैं। 30 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश हैं। तो उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 31। 30 न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऐसा संघराज्य क्षेत्र है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है? यानी कौन सा केंद्रशासित प्रदेश है जिसका अपना एक हाईकोर्ट है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दिल्ली। दिल्ली को अपना हाईकोर्ट है। दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? याद रखिएगा 1966 में। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। किसे देगा? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? इसका उत्तर क्या होगा? 1951 में। सन 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत। याद रखिएगा अनुच्छेद 280 के तहत। प्रथम अध्यक्ष कौन थे वित्त आयोग के? केसी नियोगी। नाम याद रखिएगा, केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कई बार यह भी पूछा गया है, केसी नियोगी, अनुच्छेद 280 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चीनी का मुख्य उत्पादक देश है? चीनी का मुख्य उत्पादक देश है। इसका उत्तर क्या होगा? क्यूबा। क्यूबा चीनी का मुख्य उत्पादक देश है। यही कारण है क्यूबा को विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा को विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अल्जीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? अल्जीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा 1962 में। कब स्वतंत्र हुआ? 1962 में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका विश्व में सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगर भारत के राज्यों की बात की जाए तो भारत के कर्नाटक राज्य में सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है? किस राज्य में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ दिए गए ऑप्शन के अनुसार झारखंड इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो किस भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन जो है वह होता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में पहला स्थान है। पहला स्थान किसका है? छत्तीसगढ़ का है। दूसरा स्थान आपका उड़ीसा का है। तीसरा स्थान आपका झारखंड का है। किसका है? झारखंड का है। तो कोयले के उत्पादन में पहला स्थान छत्तीसगढ़, दूसरा स्थान उड़ीसा, तीसरा स्थान झारखंड। लेकिन यह दोनों ऑप्शन में नहीं होने के कारण आपका उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड। हाँ, कोयले के भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो भंडारण की दृष्टि से झारखंड का पहला स्थान है, जबकि उड़ीसा का दूसरा, छत्तीसगढ़ का तीसरा। भंडारण में झारखंड पहले स्थान पर है, लेकिन यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में उड़ीसा नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, इसलिए झारखंड इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा नगर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? देखिए पूछा जा रहा है नहीं है, हर बार करके नहीं एग्जाम हॉल में मारिएगा, नहीं जहां मिले वहां उसे घेर दीजिएगा। तो कौन सा डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा रोम। रोम जो इटली में है, या किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। रोम टाइबर नदी के किनारे है। बाकी बेलग्रेड, बियना, बुडापेस्ट ये सभी डेन्यूब नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर का। भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय किस बैंक द्वारा नियंत्रित होता है? विदेशी मुद्रा का जो क्रय विक्रय होता है उसको कौन नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब होगा बिल्कुल भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई जो है वह विदेशी मुद्रा क्रय विक्रय का नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 47 का, मोरमुगाओ पत्तन किस राज्य में है? मोरमुगाओ पत्तन किस राज्य में है? बंदरगाह के बारे में पूछा जा रहा है। बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। कहाँ है? गोवा। गोवा के बंदरगाह को मोरमुगाओ बंदरगाह कहते हैं। पौधे का जनन अवयव कौन होता है? पौधे का जनन अवयव कौन होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? पुष्प। कौन होता है? पुष्प पौधे का जनन अवयव होता है। अगला प्रश्न, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन B1। क्या हो जाएगा? B1। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। 50 नंबर का प्रश्न है, किसी चुंबक का चुंबकत्व किससे दूर किया जा सकता है? किससे दूर किया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा हथौड़े से पीटकर। अगर हम चुंबक पर हथौड़ा से पीटते हैं तो उसका चुंबकत्व खत्म हो सकता है, दूर हो सकता है। 51 नंबर का प्रश्न है, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? इसका सही जवाब क्या होगा? वनारोपण। क्या होगा? वनारोपण, यानी वृक्ष लगाने से, वन लगाने से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, जो आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है। अगला प्रश्न, झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? भारत यानी झारखंड में स्थापित पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? लोहा एवं इस्पात उद्योग। क्या होगा? लोहा एवं इस्पात उद्योग। देखा जाए तो 1964 में, कब? 1964 में बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना हुई थी। किसके सहयोग से? सोवियत संघ रूस के सहयोग से। तो आधुनिक उद्योग की स्थापना झारखंड में किसकी हुई? लोहा एवं इस्पात उद्योग के रूप में। अगला प्रश्न, बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ है? बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ है? इसका सही जवाब क्या होगा? बरौनी। इसका सही जवाब होगा बरौनी। अगला प्रश्न है 54 नंबर का, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का कहाँ की गुप्तचर संस्था है? कहाँ की गुप्तचर संस्था है? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल पाकिस्तान। ISI पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था का नाम है। 55 नंबर का प्रश्न है, तास कहाँ की न्यूज एजेंसी है? तास कहाँ की न्यूज एजेंसी है? इसका आंसर हो जाएगा रूस। कहाँ की है? रूस की न्यूज एजेंसी तास है।
56 नंबर का प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? हर्मिट ऑफ शिमला बिल्कुल ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। ए ओ ह्यूम ने ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम है। ये 1885 से लेकर के 1911 तक कांग्रेस के सचिव बने रहे। 1912 में इसकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 1912 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो 1911 ईस्वी तक ये कांग्रेस के सचिव बने रहे थे। कांग्रेस की स्थापना इन्होंने ही की थी। इसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की थी? वायसराय कर्जन की तुलना किससे की थी? इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। किससे की थी? औरंगजेब से की थी। अगला प्रश्न है, किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, टैगोर ने लोकमाता, अरविंद घोष ने अग्निशिला शिखा कहा? यानी वह कौन सी महिला है जिसे स्वामी विवेकानंद ने शेरनी कहा, टैगोर ने लोकमाता कहा, अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? इसका सही जवाब क्या होगा? मार्गरेट नोबल। ए नंबर, मार्गरेट नोबल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, वर्ष 1906 के कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की? किसने स्वराज की मांग की? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल दादा भाई नौरोजी। क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन्होंने सर्वप्रथम कांग्रेस के मंच पे स्वराज की मांग की थी। ठीक है। अगर पूर्ण स्वराज की बात की जाएगी तो पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन, वहां पूर्ण स्वराज की बात की थी। कौन स्वराज? पूर्ण स्वराज। लेकिन केवल अगर स्वराज पूछा जाता है तो कलकत्ता अधिवेशन 1906, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न 60 नंबर का है, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा गया, यानी भर्ती करने वाला सर्जेंट? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्रारंभ में अंग्रेजों के विरोधी नहीं थे। वे समझते थे भारत का विकास तभी हो सकता है जब भारत ब्रिटेन के अंदर में रहे। इसी कारण जब वे भारत आए थे तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1914 में। उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश का साथ देने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए आग्रह किया था। इसी कारण महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट, रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसको, अगला प्रश्न कह रहा है, किसको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? किसको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मैडम कामा। क्या होगा? मैडम कामा को इंडियन ऑफ मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर का प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया? क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया किस वर्ष? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल 1900 यानी कि 1939। क्या हो जाएगा? 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो इसके पीछे कहानी क्या था, क्यों मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? आइए हम लोग उसे थोड़ा देख लेते हैं। 1939 में जो मुक्ति दिवस इन्होंने मनाया, इसे हम धन्यवाद दिवस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धन्यवाद दिवस के नाम से भी जानते हैं। 1937 में चुनाव हुआ था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 8 राज्यों में सरकार बनाई थी। 8 राज्यों में सरकार बनाई थी। लेकिन जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तो उस समय के तात्कालिक वायसराय जो थे लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में शामिल कर दिया था। भारतीय विधानमंडल की सहमति लिए बिना ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था। तब कांग्रेस पार्टी का कहना था कि जब हमने
हमको सरकार में शामिल किया गया है तो हमसे क्यों नहीं पूछा गया। इस कारण सरकार का विरोध करने के कारण मुस्लिम लीग ने सभी 8 प्रांतों से अपना त्यागपत्र दे दिया था, जिसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। इसे धन्यवाद दिवस भी इतिहास में कहा गया है। तो याद रखिएगा 1939, और डेट अगर पूछ देता है तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1939। बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। 63 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। इसका उत्तर क्या होगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके वृद्ध होने के कारण यानी कि वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष अस्थायी रूप से बना दिया गया था। तो प्रश्न पूछा गया है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया। इक्ता प्रणाली, इक्ता मतलब क्या, सूबा। इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। 65 नंबर का प्रश्न, टॉमस रो, सर टॉमस रो किसके समय में भारत आया था। सर टॉमस रो किसके समय में भारत आया था। इसका सही उत्तर क्या होगा, बिल्कुल जहांगीर। किसके समय में, जहांगीर के समय में। कहा जाता है ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत बनकर के ये 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। कब आए थे, याद रखिएगा 1615 ईस्वी में। किसका दूत बनकर के, जेम्स प्रथम का दूत बनकर के। अगला प्रश्न देखते हैं, जबती प्रणाली का जन्मदाता कौन था। जबती प्रणाली का जन्मदाता कौन था। इसका उत्तर होगा टोडरमल। कौन था, टोडरमल। अगला प्रश्न है, इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया। इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया। इसका सही जवाब होगा अकबर। किसने करवाया, अकबर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर, इसका सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा औरंगजेब को। औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोदी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। दिल्ली से आगरा, लोदी वंश के उस शासक का नाम बताइए। बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया। तो दिल्ली से आगरा की स्थापना, आगरा को कब बसाया गया, 1504 में। राजधानी कब बनाया गया, 1506 में। किसने किया यह सब काम, सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। इसका सही जवाब क्या होगा, मुंडको उपनिषद। कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। 71 नंबर का प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल हेकेटियस। हेकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। 72 नंबर का प्रश्न है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, यानी अपने अक्ष पर काफी ज्यादा झुका हुआ है, इसी कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। आंसर हो जाएगा अरुण। क्या हो जाएगा, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को साय यानी कि संध्या का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है। संध्या का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र। शुक्र को संध्या का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। सुबह सुबह यह पूरब की तरफ दिखाई देता है और पश्चिम में, शाम में यह पश्चिम में दिखाई देता है।
अगला प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका उत्तर होगा बिल्कुल मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? इसका सही जवाब क्या होगा? 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। अगर एक्चुअल देखा जाए तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड होता है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड होता है, लगभग में 20 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की परावर्तित प्रकाश किरणें कितने समय में पृथ्वी पर पहुंच जाती है? चंद्रमा की परावर्तित प्रकाश जो है कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचती है? इसका सही जवाब होगा 1 मिनट 3 सेकेंड, यानी 1.3 सेकेंड। 1 मिनट 3 सेकेंड में चंद्रमा की रोशनी भारत पर पहुंच जाती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? इसका सही जवाब होगा बिल्कुल कौन सा होगा? मंगोलिया। मंगोलिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब होगा भागीरथी नदी। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर का है, विश्व की सबसे बड़ी फरक्का बैराज भारत के किस राज्य में गंगा नदी पर बनी है? यानी फरक्का बैराज के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ है जो गंगा नदी पर बनी है? इसका सही जवाब होगा बिल्कुल आप लोग सभी जानते होंगे, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में यह फरक्का बैराज है। अगला प्रश्न है, भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल इसका सही जवाब होगा 1984 में। कब की गई थी? 1984 में। 81 नंबर का प्रश्न है, भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब होगा 1965 में। कब की गई थी? 1965 में इसकी स्थापना की गई थी कृषि मूल्य आयोग की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झील के अंदर झील मेनीटू किस देश में स्थित है? झील के अंदर झील मेनीटू, इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल इसका सही जवाब होगा कनाडा। बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, किस देश को यूरोप का भारत, क्या है? यूरोप का भारत कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लाख का उत्पादन होता है? सर्वाधिक लाख का उत्पादन होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल झारखंड। झारखंड में, भारत के राज्य झारखंड में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 85 नंबर का प्रश्न है आपका, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी है? मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई सर्वप्रथम धातु कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा तांबा। तांबा जो है मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई सर्वप्रथम धातु है। 86 नंबर का प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल गंगा के समानांतर बहने वाली नदी यमुना। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और प्रयागराज के पास गंगा में मिलती है, जो गंगा के साथ साथ चलती है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। पक्षी संपदा की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक समृद्ध राज्य है? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल इसका सही जवाब होगा सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम। अगला प्रश्न है 88 नंबर का, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? इलायची उत्पादन में भारत का सबसे अच्छा राज्य कौन सा है? प्रथम राज्य कौन सा है? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल केरल।
केरल में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो उत्तर हो जाएगा केरल। 89 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक सूअर का मांस किस देश में उत्पादित किया जाता है? किस देश में उत्पादित किया जाता है? इसका सही जवाब होगा चीन। क्या होगा? चीन में। आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर का प्रश्न है, विश्व के किस देश में पशुओं की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? यानी पशुओं की संख्या सर्वाधिक किस देश में पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा बिल्कुल भारत में पशुओं की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? उर्वरक की खपत सर्वाधिक है, वह कौन सा राज्य है? इसका जवाब होगा बिल्कुल महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, सोडियम को कहां रखा जाता है? सोडियम को कहां रखा जाता है? कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी के तेल में। कहां रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। आगे बढ़ते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो इसका जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल आयतन बढ़ता है। आयतन क्या होता है? बढ़ता है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है। अगला देखते हैं 94 नंबर का, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? इसका जवाब क्या होगा? काला। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, अगर ऊपर से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो देखते हैं वह काला दिखाई देता है, लेकिन हम लोग को यहाँ से कैसा दिखाई देता है? नीला। पूछा जा रहा है अंतरिक्ष यात्री, याद रखिएगा, उन्हें काला दिखाई देता है। 95 नंबर का प्रश्न है, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 एक ऐसा गैस है जिसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है, जबकि ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक है। आगे बढ़ते हैं। सीने बार। सीने बार किसका अयस्क है? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल पारा। क्या होगा? पारा जो है वो सीने बार, पारा का अयस्क का नाम है। अगला प्रश्न 97 नंबर का है, हंसने वाली गैस कौन सी है? लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस कौन सी है? इसका सही जवाब होगा नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी गैस? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, ईडन गार्डन कहाँ है? ईडन गार्डन कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। 99 नंबर का प्रश्न है, लॉर्ड्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? लॉर्ड्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल क्रिकेट। किसके लिए? क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। 100वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। क्या है? जूडो है। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको लगता है यह वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।